हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज प्रीति राव एंड यू आर वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स नेट एक्सप्रेस। माय डियर फ्रेंड्स, आज भी हम एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे जो रिलेटेड होंगे आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे क्योंकि एज यू नो कि हमारे अपकमिंग एग्जाम काफ़ी नज़दीक हैं, डीएसएसबी का हो या फिर नेट का हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा, हमारे टारगेट भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करें सो दैट हमारी जो चांसेस हैं सिलेक्शन के वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएं। सो माय डियर फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपका भी सब्जेक्ट है कॉमर्स और आप भी तैयारी करो किसी भी टीचिंग एग्जाम की, तो आप मेरे चैनल से जुड़कर यहाँ पे बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो है वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डेप्रिसिएशन इज इनकॉर्पोरेटेड इन कैश इनफ्लोज बिकॉज इट। क्वेश्चन इज आस्किंग कि जब डेप्रिसिएशन इनकॉर्पोरेट करते हो कैश इनफ्लोज में, क्यों करते हो। ही इज आस्किंग कि आप डेप्रिसिएशन लेते हो इनफ्लोज को, आप एज ए कैश इनफ्लो क्यों समझते हो डेप्रिसिएशन को। बिकॉज फर्स्ट अनअवॉइडेबल कॉस्ट है ये, दैट इज वाई। इज अ कैश फ्लो, रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी, इनवॉल्व्स एंड आउटफ्लो। बताइए, आप इसलिए इन्वॉल्व करते हो क्योंकि आउटफ्लो है। माय डियर फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन होगा क्योंकि ये हमारी जो टैक्स की रिड्यूस करती है, हमारी टैक्स लायबिलिटी उसको रिड्यूस करता है। कैसे? ये हमारा नॉन कैश आइटम है और कंपनीज को कंसीडर करती हैं, क्योंकि अगर आप सोचिए, अगर आप कोई एसेट ले रहे हो, किससे ले रहे हो, कैश से ले रहे हो, पैसों से ले रहे हो, दैट इज़ वाई। और फिर आपको उसी में से आप उसकी वैल्यू को कुछ निकाल कर आप क्या कर देते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको एज ए खर्चा दिखाकर उसको डिडक्ट कर लेते हो, सो दैट आपको टैक्स क्या मिलता है, टैक्स बेनिफिट मिलता है वहाँ से। और इसीलिए ये हम कहाँ पे बेनिफिट देता है आपको डेप्रिसिएशन, आपकी टैक्स लायबिलिटी में। थोड़ा सा हम इसमें देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम बट टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इट इज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि नॉन कैश आइटम है और इसको जानने के लिए इसको हम क्या करते हैं, हम P&L अकाउंट में इसको डिडक्ट कर देते हैं। इसकी वजह से जो हमारा डेप्रिसिएशन है, हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, उससे हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है कंपनी को, राइट। ये जो टैक्स सेव है ये भी क्या है, एक तरह से हमारा कैश इनफ्लो है, इसीलिए इसको हम एज ए कैश इनफ्लो में इन्वॉल्व करते हैं। सो अनडाउटली राइट ऑप्शन इज थर्ड। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सेकंड। वेरी गुड क्वेश्चन। इवैल्यूएशन ऑफ कैपिटल बजटिंग प्रपोजल्स इज बेस्ड ऑन कैश फ्लोज बिकॉज। जो हम कैपिटल बजटिंग करते हैं उसके अंदर हम केवल कंसीडर करते हैं कैश फ्लोज को। अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, तो हम उसका क्या देखते हैं, हम उसका सबसे ज़्यादा देखते हैं कि हमारे कैश बेनिफिट आने वाले टाइम में, फ्यूचर में हमें कितना इन्फ्लोज देगा ये, राइट। हम कैश को ही कंसीडर करते हैं, ना कि प्रॉफिट को, राइट। तो प्रॉफिट तो ऑलमोस्ट सभी दे देंगे, लेकिन बात हमारी होती है कैश फ्लो। एक इन्वेस्टर है, उसका टारगेट यही होता है जितना एक प्रोजेक्ट आपको कैश फ्लोज देगा उतना ही उसको बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको फ्यूचर में बहुत सारी कॉस्ट जिनको बेयर करना है ना, उनको सेट ऑफ करना है। तो आप क्या देखोगे, आपका बिजनेस बिना कैश के तो चल नहीं सकता, केवल प्रॉफिट से नहीं, आपको कम से कम टाइम में कितना आपको रिटर्न मिलेगा, दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो हमारी जो कैपिटल बजटिंग है, जितने भी प्रपोजल होते हैं वो किस पर बेस होते हैं, कैश के ऊपर, ना कि प्रॉफिट पे। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, थर्ड। थोड़ा सा इसके क्रक्स देखते हैं। कैपिटल बजटिंग इज बेस्ड ऑन कैश फ्लोज बिकॉज देयर इज अ डिस्काउंटिंग, क्योंकि जो कैश होता है डिस्काउंटिंग होता है फैक्टर पे, यूज विच कैन बी डन ओनली ऑन कैश। केवल कैश पे ही हम डिस्काउंटिंग मतलब फैक्टर को देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, प्रॉफिट को नहीं कर सकते। मोर एवर कैश कैन बी स्पेंट, हम कैश को खर्च कर सकते हैं, ना कि प्रॉफिट को। कैश इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रॉफिट एज अ कंपनी हैज़ फोकस ऑन मैनी कॉस्ट। देखिए, किसी भी कई बार ऐसा होता है बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है, लेकिन उसके पास कई बार कैश नहीं होता, लिक्विडिटी नहीं होती है, राइट। तो एक इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है कैश होना, क्योंकि अगर उसको बिजनेस को अच्छे से चलाना है, एफिशिएंटली चलाना है, तो उसको क्या चाहिए, कैश चाहिए। बिना कैश के तो चल नहीं पाएगा, राइट। तो हम किसको कंसिडर करते हैं, कैश को, ना कि प्रॉफिट को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड। अ प्रपोजल इज नॉट अ कैपिटल बजटिंग प्रपोजल इफ इट इज। हम एक प्रपोजल को कैपिटल बजटिंग प्रपोजल नहीं मानते अगर वो नोट इट इज रिलेटेड टू फिक्स्ड कॉस्ट,
देखिए कैपिटल बस्टिंग जो करते हैं हम कैपिटल, वो हम किस में करते हैं, फिक्स्ड एसेट में करते हैं, दैट इज़ ट्रू, लेकिन हमें नोट निकालना है। ब्रिंग्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, यस दैट इज़ ट्रू, जो कैपिटल बस्टिंग की जाती है, जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें हमारा टारगेट यही होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए हमें बेनिफिट देगा ये प्रोजेक्ट। इसके अलावा नेक्स्ट है ब्रिंग्स शॉर्ट टर्म बेनिफिट, दैट इज़ रॉन्ग, हमें जो नोट ही निकालना था यही था हमारा आंसर कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट नहीं देता, हम इसको एज ए लॉन्ग टर्म, क्योंकि हुज इन्वेस्टमेंट होती है, हम इसको कंसिडर करते हैं कि लॉन्ग टाइम तक हमें ये लॉन्ग टाइम तक क्या देगा, बेनिफिट्स देगा। हैज़ अ वेरी लार्ज इन्वेस्टमेंट, और इसके अंदर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, ये भी ट्रू है। तो नोट वाला आंसर क्या होगा, थर्ड, आर करेक्ट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स विद डिफरेंट इकोनॉमिक लाइव्स कैन बी कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ, हमारे पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, और इनकी इकोनॉमिक लाइफ है डिफरेंट है, और उनको हम कंपेयर करते हैं, किस बेसिस पे करेंगे वो पूछ रहा है। फर्स्ट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, सेकंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, नेट प्रेजेंट वैल्यू, और फोर्थ इक्विवेलेंट एन्युटी वैल्यू। माय डियर फ्रेंड्स, एज वी नो कि इक्विवेलेंट एन्युटी वैल्यू मेथड जो है वो काफ़ी फेमस है, किसके लिए, जब कोई 2 प्रोजेक्ट्स, कंपनी के पास 2 प्रोजेक्ट है और दोनों ही प्रोजेक्ट में उनको कंपेयर करना है कि कौन सा बेटर उनको सिलेक्ट करने के लिए, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, इक्विवेलेंट एन्युटी वैल्यू मेथड यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो एनपीवी है इसमें सबसे पहले केवल एम जो नेट प्रेजेंट वैल्यू, केवल उसी से ही एक प्रोजेक्ट की वैल्यू नहीं देखी जा सकती, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी आ गई कि 2 प्रोजेक्ट है और दोनों की अलग अलग लाइफ है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट वैल्यू मेथड अप्रोच हम यूज़ करते हैं। देखिए इसको थोड़े स्क्रैच देख लेते हैं। 2 मेथड्स होते हैं इस अप्रोच के लिए, सॉरी आपके 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर प्रोजेक्ट को अगर आपको कंपेयर करना, तो उसके लिए 2 प्रोजेक्ट, उनमें से एक है इक्विवेलेंट एनुअल अप्रोच, ओके। इसमें कंपेयर किया जाता है 2 एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स को विद अनइक्वल लाइफ, दोनों की अनइक्वल लाइफ होती है। जो हमारा EAA है अप्रोच, कैलकुलेट करता है कांस्टेंट एनुअल कैश फ्लोज। इसके अंदर जो कांस्टेंट, एक प्रोजेक्ट से जितने भी कांस्टेंट इनफ्लोज होंगे, कांस्टेंट होने चाहिए, उनको कैलकुलेट किया जाता है, और मतलब जितनी उसके लाइफ टाइम तक वो देंगे उसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। व्हेन यूज द कंपेयर प्रोजेक्ट विद द अनइक्वल लाइफ्स, ये 2 हमारे जो प्रोजेक्ट होंगे अनइक्वल लाइफ होंगे इनकी, लेकिन क्या दे रहे हैं हमें, कांस्टेंट एनुअल कैश फ्लोज दे रहे हैं। अब इसके लिए वो क्या करते हैं, मेथड होता है इक्विवेलेंट एनुअल एन्युटी अप्रोच। इसमें सबसे पहले जो 2 प्रोजेक्ट होते हैं उनकी दोनों की अलग अलग क्या निकाली जाती है, एनपीवी निकाली जाती है। देन उसके बाद उनका मेजर कैलकुलेट किया जाता है, जो एक इक्विवेलेंट एनुअल एन्युटी है वो, और देन उनके हम कंपैरिजन करते हैं, और जिस भी प्रोजेक्ट की हाई इक्विवेलेंट एन्युटी आएगी, वैल्यू आएगी, हम उसी को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसका मैंने आपको फॉर्मूला दे रखा है, इसको कैलकुलेट इस वाले मेथड से करते हैं, जिसके अंदर सी क्या है, इक्विवेलेंट एनुअल कैश फ्लोज, एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू, आर क्या है हमारा यहाँ पर, इंटरेस्ट रेट पर पीरियड, एंड एन हमारा है यहाँ नंबर ऑफ पीरियड्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जब 2 एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट होंगे विद डिफरेंट लाइफ, तो हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, इक्विवेलेंट एन्युटी वैल्यू मेथड। नेक्स्ट इज 5th, रिस्क इन द कैपिटल बस्टिंग इज सेम एज, जो हमारा रिस्क होता है किसी कैपिटल बस्टिंग में, उसको क्या कंसिडर करके चलते हो, क्या वो अनसर्टेनिटी ऑफ कैश फ्लोज, इसमें अनसर्टेनिटी होती है, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कैश फ्लोज, सर्टेनिटी ऑफ कैश फ्लोज, या फिर वेरिएबिलिटी ऑफ कैश फ्लो। रिस्क का मतलब देखिए, जो रिस्क है और अनसर्टेनिटी इनहेरेंट तो हैं, लेकिन हम एक्चुअल में क्या करते हैं, जो हमारा फ्यूचर के अंदर कैश फ्लो होना है वो हमारा फ्लक्चुएट होता है। रिस्क का मतलब क्या है कि जो हमारा इसमें रिस्क का मतलब सिर्फ अनसर्टेनिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी को कम करने के लिए ही हम क्या करते हैं, मतलब अनसर्टेनिटी को कम करने के लिए हम कुछ मेथड्स यूज़ करते हैं, है ना। तो उसमें हम क्या देखते हैं, हम क्या मेजर करते हैं, वेरिएबिलिटी ऑफ कैश फ्लोज। आप ऐसा ना हो कि यहाँ पे टिक कर दो, ये आपका रॉन्ग होगा अगर आप अनसर्टेनिटी ऑफ कैश फ्लोज देखोगे तो। ओके, थोड़े क्रक्स देखते हैं हम यहाँ पे। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी आर क्वाइट इनहेरेंट, एक जैसा समझा जाता है कैपिटल बस्टिंग डिसीजन में। दिस इज सो बिकॉज
इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड कैपिटल बस्टिंग आर एक्शन ऑफ टुडे, क्योंकि जो हमारे जो कैपिटल बस्टिंग के जो एक्शन लिए जाते हैं वो आज लिए जाते हैं, किसके लिए, कि हमें वो फ्यूचर में बेनिफिट्स देंगे, राइट। फ्यूचर इज अनसर्टेन, जो हमारा फ्यूचर वो अनसर्टेन है क्योंकि इसके अंदर रिस्क है। रिस्क और अनसर्टेन दोनों चीज़ें अलग अलग, दो अलग अलग फैक्टर हैं। हमारा फ्यूचर अनसर्टेन है इसलिए क्योंकि उसके अंदर रिस्क है, और इसके लिए हम क्या करते हैं, क्यों हमारा अनसर्टेन क्यों है, नहीं हमारा रिस्क क्या है, क्योंकि वो फ्लैक्चुएट होता है। हमें 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 कुछ नॉलेज नहीं है, हमें थोड़ी नॉलेज होती है, मतलब थोड़ा हमें पता है उसके बारे में कि कहाँ तक हमारा इस कितना रिस्क है और कितना, मतलब फोरकास्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है जो हमने फोरकास्ट किया है वही होगा, ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। सो दैट उसको क्या कहते हैं हम लोग, रिस्क। और रिस्क क्या है, फ्लैक्चुएट होता है, वेरी करता है। तो क्या देखते हैं हम यहाँ पर, वेरिएबिलिटी ऑफ कैश फ्लोज, जो हमारी कैश फ्लोज होंगी वो वेरिएबल होंगी, ठीक है। तो हमारा रिस्क किस, सेम एज वेरिएबिलिटी ऑफ कैश फ्लोज। नेक्स्ट इज 6, विच ऑफ फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ फंड्स हैज़ एन इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो आपको नीचे कुछ सोर्सेज दे रखे फंड्स के, उनमें से कौन सा कह रहा है, कौन सी एक ऐसा है, मतलब कौन सा सोर्स ऑफ फंड है जिसकी कॉस्ट होती है इम्प्लिसिट होती है। देखिए जो आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल पे जो आपकी कॉस्ट होती है वो क्या होती है, के से डिनोट करते हैं आप, ये आप बाहर वालों को देते हो तो ये इम्प्लिसिट नहीं हो सकती है। प्रीफरेंस शेयर की बात करें इसके साथ भी सेम है। ऐसे ही अगर हम डिबेंचर की बात करें, ये हमारे डेबिट है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं ये भी हम बाहर वालों को देते हैं, तो ये इम्प्लिसिट कॉस्ट नहीं हो सकती। लेकिन जो रिटेन्ड अर्निंग है वो हमारी क्या होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है, हम अपने पास रखते हैं इसको, ठीक है। लेकिन अगर हम कहीं और इसको यूज़ करते तो कोई ना कोई कॉस्ट होती ना इसकी, तो ये मतलब एक तरह से फोरगोन कर दी हमने, तो एक तरह ये क्या हुआ हमारा, जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन कहीं ना कहीं उसका कहीं और हम यूज़ करते तो क्या होगा, इम्प्लिसिट कॉस्ट हमारी रिटेन्ड अर्निंग होगी। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे चलें। 7th, कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर अ बॉन्ड एंड डिबेंचर इज कैलकुलेटेड ऑन। जो हमारी कॉस्ट होती है कैपिटल पर या बॉन्ड पर, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बिफोर टैक्स बेसिस, आफ्टर टैक्स बेसिस, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट बेसिस, या फिर नन ऑफ अबव। देखिए जब आप बॉन्ड या डिबेंचर इशू करते ही क्यों है, क्योंकि वो हमारे क्या है, हमारी वो चीपर सोर्स ऑफ डेब्ट वो है, सोर्सेज फंड है, राइट। क्योंकि आप इसको करेंगे, अगर आप डेब्ट लेते हैं बाहर से तो क्या होता है, उससे आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, राइट। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप टैक्स को क्या करोगे, आफ्टर टैक्स बेसिस से होता है ना वो आपको, अगर आपको जो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है बॉन्ड और डिबेंचर की, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, आफ्टर टैक्स बेसिस। चलिए इसके क्रक्स देखते हैं। इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंसेस एंड चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, जो हमारे टैक्स डिडक्टेबल होते हैं, जो हमारे इंटरेस्ट आता है जो, और इसको P&L अकाउंट में हम चार्ज करते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर डिबेंचर बॉन्ड इज कैलकुलेटेड आफ्टर टैक्स बेसिस। इनको किस पे कैलकुलेट करते हैं, आफ्टर टैक्स बेसिस में। मैंने इसका एक छोटा सा एग्जांपल दिया, यहाँ पे कंपनी ने इशू किए 10% डिबेंचर 80 रुपीज़ के विद द कॉर्पोरेट टैक्स 30%। कॉस्ट ऑफ डेब्ट वुड बी कैलकुलेट। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेब्ट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ डेब्ट निकालने का फॉर्मूला आपके सामने है, I1 - T अपॉन P। यहाँ पे KD क्या है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, I क्या है आपका इंटरेस्ट, और T क्या है टैक्स। अब इन जो वैल्यू आई है इनको हम यहाँ पे इसमें पुट करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, KD की वैल्यू निकल आएगी। ओके, नेक्स्ट इज 7th, फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज एवरेज कॉस्ट ऑफ। जो फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है किसका एवरेज होता है। देखिए फर्म जो है कहाँ से कॉस्ट लेती है, या तो आपको इक्विटी शेयर, आपका प्रेफरेंस शेयर या जो भी शेयर है वो आपके क्या करेगी, इशू करेगी, वहाँ से कॉस्ट आ सकती है उसकी। और एक डिबेंचर, दो सोर्सेज होते हैं, डेब्ट और इक्विटी, 2 सोर्सेज होते हैं। तो उनका जो टोटल होता है, या उन्होंने दूसरे अदर सोर्सेज से भी लिया है, अगर उन्होंने अदर सोर्सेज से भी कोई मीन्स उन्होंने फंड्स रेज किए हैं, तो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगी वो क्या होगी, ऑल बोरिंग्स, केवल बोरिंग्स इसमें इंक्लूड होते हैं, शेयर कैपिटल केवल शेयर कैपिटल, या फिर शेयर बॉन्ड्स एंड डिबेंचर। माय डिफरेंस, इसके अंदर डेब्ट और इक्विटी दोनों होते हैं, तो क्या होगा, ऑल सोर्सेज। जितने भी हमारे सोर्सेज होते हैं
उन सबको हम क्या कहते हैं, ऑल सोर्सेज। और इसको किससे डिनोट करते हैं, ऑल कोस्ट कितनी होती, क्या होती है, के ओ। ओके, हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है उसको हम के ओ से डिनोट करते हैं, और इसको हम क्या कह सकते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट। नेक्स्ट इज 8th, in order to find out cost of equity capital under CAPM which of the following is not required। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल जो आपका है वो क्या कहाँ यूज करता है, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ओके, इसमें हमें क्या पूछ रहे हैं कि आपको इसमें किसकी ज़रूरत नहीं है। आप जब आप ये वाला मॉडल यूज़ करके अगर आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना चाहते हो तो इनमें से ऐसी कौन सा इरिलीवेंट फैक्टर है जिसको आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मीन्स यहाँ पे 3 ऐसे हैं इस मेथड के लिए यूज़ में आएंगे और एक ऐसा है जो यूज़ में नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं, हम फॉर्मूला देख लेते हैं। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन सिस्टमेटिक रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द एसेट। जो आपका CAPM होता है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, एक कोई भी इन्वेस्टर है क्या करता है, अपना पोर्टफोलियो बनाता है, अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपने रिस्क को क्या करना है, कम से कम करने की कोशिश करता है कि आने वाले में टाइम में अगर उसको कोई रिस्क बेयर करना पड़ सकता है तो दूसरा जहाँ पे उसने पैसे लगाए हैं तो उससे वहाँ से रिटर्न मिलेगी, राइट। तो क्या कर सकता है, बैलेंस में मतलब बैलेंस बना सकता है अपना इन्वेस्टमेंट का। अब ये क्या है, CAPM वाइडली यूज्ड थ्रू आउट फाइनेंस फॉर द प्राइसिंग रिस्क सिक्योरिटी एंड जनरेटिंग एक्सपेक्टेड रिटर्न। ये जो CAPM है मेथड ये काफ़ी यूज़ किया जाता है क्योंकि इससे हम अपनी एक्सपेक्टेड जो रिटर्न है और रिस्क है उसको मेजर कर सकते हैं। इसका आपको फॉर्मूला दे रखा है KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूजिंग CAPM मॉडल से। इसमें RF है, RF प्लस बीटा इन्वर्टेड ब्रैकेट RM माइनस RF ब्रैकेट बंद। RF यहाँ पे क्या है आपका, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। RF यहाँ पे है आपका रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। बीटा जिसकी वैल्यू निकालनी होती है बीटा, B से हम डिनोट करते हैं इसको। फिर है RM है आपका मार्केट एक्सपेक्टेड रिटर्न। ओके, यहाँ पे देखिए बीटा आपको ज़रूरत पड़ेगी इसको CAPM यूज़ करने के लिए। मार्केट रेट ऑफ रिटर्न इसकी भी ज़रूरत है ना, RM से आपने इसको डिनोट कर रखा था। अब यहाँ पे थर्ड मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, इसके बिना आप CAPM मॉडल यूज़ कर सकते हो। रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट ये आपने डिनोट किया था RF से, रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट, सो दैट हमारा आंसर जो होगा जो हमें रिक्वायर नहीं है वो है मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ इशूइंग न्यू शेयर टू पब्लिक इज नोन एज। अगर आप कोई कॉस्ट बेयर कर रहे हो, देखो कॉस्ट तो बहुत सारी बेयर करती है कंपनी जब न्यू इक्विटी शेयर इशू करती है, तो उस कॉस्ट को क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फ्लोटेशन कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। माय डियर फ्रेंड्स, आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे ना तो आप कहीं कंफ्यूज होकर इन दोनों पर क्लिक मत कर देना, हम इसके थोड़े क्रक्स देख लेते हैं। जो फ्लोटेशन कॉस्ट होती है क्या होती है, द कॉस्ट इनकर्ड बाय कंपनी व्हेन दे इशू न्यू स्टॉक इन द मार्केट एज द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्व्स वेरियस स्टेज पार्टिसिपेंट्स। इसके अंदर देखो, एक कोई भी आप नया शेयर करते हो, उसके नया शेयर इशू करते हैं कंपनी, तो उसको बहुत सारे स्टेज से गुजरना पड़ता है, राइट। तो उसके लिए उसको बहुत सारे क्या चाहिए, कॉस्ट भी लगानी पड़ेगी कंपनी को। तो कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट किससे एसोसिएटेड है, न्यू इक्विटी शेयर से अगर वो इशू करती है। कॉमन स्टॉक में लगाने की लिस्ट करने के लिए वहाँ पे भी उनको पैसे कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, कोई लीगल फीस भी देनी पड़ सकती है, ऑडिटिंग फीस भी देनी पड़ सकती है, बैंकिंग कोई भी फीस देनी पड़ सकती है। तो जो डिफरेंस होता है एग्जिस्टिंग कॉस्ट का और आपकी न्यू इक्विटी आपने इशू की है उसके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको क्या कहते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट। ओके, राइट ऑप्शन क्या होगा, फ्लोटेशन कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ इशूइंग न्यू शेयर जब आप इशू करते हैं पब्लिक में तो आपको कौन सी बेयर करनी पड़ती है, फ्लोटेशन कॉस्ट। राइट ऑप्शन इज थर्ड। 10th, ऑपरेटिंग लेवरेज हेल्प्स इन एनालिसिस ऑफ। जो आपकी ऑपरेटिंग एनालिसिस किस में हेल्प करती है, बिजनेस रिस्क में, फाइनेंशियल रिस्क में, प्रोडक्शन रिस्क में या क्रेडिट रिस्क में। माय डियर फ्रेंड्स, जो आपकी ऑपरेटिंग लेवरेज है वो आपको
बिजनेस रिस्क में एनालिसिस करती है। ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब है कि आपने इसके अंदर एक्चुअली आप देखते हो अपनी कोस्ट को, फिक्स्ड कोस्ट को, वेरिएबल कोस्ट को, ठीक है। मेन तो आपकी फिक्स्ड कोस्ट होती है कि आप कितना सेल कर रहे हो, सो दैट कि अपनी जितनी भी अपनी कंपनी पे, अपने फर्म में, कितनी ऑर्गेनाइजेशन में या फैक्ट्री में जितनी भी आपने फिक्स्ड कोस्ट लगा रखी है, एटलीस्ट आप उसको बेयर कर पाएँ। अगर आप उनको बेयर नहीं कर पाते अपनी फिक्स्ड कोस्ट को, तो क्या है, आप लॉस में जाएंगे, वो आपका बिजनेस रिस्क है, राइट। आप अगर कोई मान लीजिए हम क्या करते हैं, आपके पास सेल हुई, सेल में से आप वेरिएबल कॉस्ट डिडक्ट कर देंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन जो बचा, यही आपको कहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है, फिक्स्ड कॉस्ट को बेयर करने में। जो बचेगा फिर वो प्रॉफिट बचता है, राइट। तो कंट्रीब्यूशन, सेल में से, सेल करने से फिक्स्ड कॉस्ट बेयर करते हो आप, जो कंट्रीब्यूशन आए उसमें से। तो अगर कोई कंपनी फिक्स्ड कॉस्ट ही कवर नहीं कर पाती है, रिकवर नहीं कर पाती है, तो बिजनेस रिस्क आएगा। तो जो जितनी भी हमारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जैसे कि हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर ले लीजिए, इनके अंदर जितनी भी फैक्ट्रीज होती हैं उनके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगी होती है ना। उन्होंने पूरा अपना मतलब अपना पूरा वो लगा रखा है, सेटअप पूरा जो होता है, और उसके अंदर इतनी सारी फिक्स्ड कॉस्ट होती है। इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट कम होती है, फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा होती है। और कंपनी को अगर प्रॉफिट नहीं कमाएगी, सेल ज़्यादा नहीं करेगी, तो वो फिक्स्ड कॉस्ट को बेयर नहीं कर पाती है। तो वहाँ पे क्या राइज होता है, बिजनेस रिस्क, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्लांट्स लगे होते हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज इज एन इंडिकेशन ऑफ हाउ कंपनी कॉस्ट आर स्ट्रक्चर्ड। एक ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है कि कंपनी अपनी किसी को, जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट है, उसको कैसे स्ट्रक्चर किया हुआ है, कैसे, मतलब उसको ब्रेक इवन पॉइंट तक एटलीस्ट, एक तो ब्रेक इवन पॉइंट होता है उसका, जहां आपकी सेल और कॉस्ट मैच करती हैं, वो उसका क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट। ऑपरेटिंग लेवरेज कैन हेल्प कंपनीज डिटरमाइन देयर ब्रेक इवन पॉइंट फॉर प्रॉफिटेबिलिटी। एटलीस्ट उसको अपनी कॉस्ट तो बेयर करनी पड़ेंगी, है ना, वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट होता है। मतलब वहाँ से अगर नीचे जाते हैं उस ब्रेक इवन पॉइंट से, तो क्या होगा, उनको लॉस होगा, और ऊपर जाते हैं तो प्रॉफिट होगा। सो दैट मेजर ऑफ हाउ सेंसिटिव नेट ऑपरेटिंग इनकम इज टू परसेंटेज चेंज इन द सेल। सारा खेल किसका होता है इसके अंदर, सेल्स का होता है। सेल अगर उसकी बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी, तो जो जितने परसेंटेज सेल बढ़ेगी उतना परसेंटेज उनको प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो उससे बिजनेस रिस्क कम होगा। विद अ हाई लेवरेज ए स्मॉल परसेंटेज इंक्रीज इन, अगर उन्होंने बहुत सारी कॉस्ट लगा रखे, जैसे हमारी ये सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट का एग्जांपल ले लीजिए, इन लोगों के वेरिएबल कॉस्ट बहुत कम होती है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। एक बार वो अपना सॉफ्टवेयर डेवलप कर देते हैं और उसके बाद वो सेल करते रहते हैं ना। एक बार उनको क्या करना, फिक्स कॉस्ट अच्छी लगानी पड़ती है। सॉफ्टवेयर जैसे डेवलप हो गया, फिर उसको कितना भी आप सेल कर सकते हो, तो एक बार कॉस्ट आती है अच्छी खासी, तो उसको क्या कहते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज 11th। फाइनेंशियल लेवरेज अराइजेज बिकॉज ऑफ, जबकि फाइनेंशियल लेवरेज होती है, अराइज होती है, क्यों होती है, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से। फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किस में होता है, ये तो आपके ऑपरेटिंग में होता है। वेरिएबल कॉस्ट से, इंटरेस्ट कॉस्ट से, या नन ऑफ अबव। देखिए माय डिफरेंस, फाइनेंशियल लेवरेज का मतलब क्या है, आपको फाइनेंशियली, जो आपका फाइनेंशियल डिग्री ऑफ फाइनेंस है आपका, वो कहाँ से अराइज होगा, जितना आप डेप्ट लेंगे। मान लीजिए कंपनी है, बाहर से डेप्ट लेती है ना, अपना, अगर अब उनका इनकम ऑफ सोर्स क्या है, अगर सोर्सेज हैं उनके डेप्ट जितना इंक्रीज करेगी उसको क्या बेयर करना पड़ेगा, इंटरेस्ट, क्योंकि उसको बाहर वाली पार्टी से इंटरेस्ट पे करना है। तो क्या कॉस्ट होती है, फाइनेंशियल लेवरेज अराइज होती है जब, अगर फाइनेंशियल लेवरेज होती है उसमें इंटरेस्ट कॉस्ट होती है। जैसे कि मैंने ऑपरेटिंग कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट होती है, ऐसे ही फाइनेंशियल लेवरेज में कौन सी कॉस्ट अराइज होती है, इंटरेस्ट, क्योंकि डिबेंचर हैं, अगर आप बॉन्ड या डिबेंचर इशू करते हो और पैसे फंड आप रेज करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो सो दैट इससे फाइनेंशियल रिस्क भी अराइज होता है। जितना आप डेप्ट, एक कंपनी इंक्रीज करेगी, जितना डेप्ट बाहर से लेगी, उतना ही ज़्यादा उसको फाइनेंशियल रिस्क होगा, क्योंकि उसको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और वो भी फिक्स होगा, है ना। तो क्या होगा, इंटरेस्ट कॉस्ट। नेक्स्ट इज 12th, विच कॉम्बिनेशन इज जनरली गुड फॉर अ फर्म। एक कंपनी को कौन सा, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट होता है, तो मैं इसका आंसर दे देती हूँ। जो जनरली माना जाता है कि कंपनी अगर हाई ऑपरेटिंग लिवरेज रखती है और लो फाइनेंशियल रिस्क रखती है, वो सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन होता है कि हाई ऑपरेटिंग लेवरेज और लो
फाइनेंशियल लेवरेज मतलब उनको फाइनेंशियल रिस्क कम होना चाहिए, और जो मतलब नहीं मीन्स फिक्स्ड कॉस्ट है वो ज़्यादा होना चाहिए, और जो उनका लेवरेज है फाइनेंशियल लेवरेज है वो कम होना चाहिए। नेक्स्ट 13th, बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज अवेलेबल ओनली इफ, जो ट्रेडिंग है अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो इक्विटी पर करना चाह रहे हो तो उसका बेनिफिट कम मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट लेस देन रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ग्रेटर होता है रेट ऑफ रिटर्न से, बोथ 1 और 2, नन ऑफ द अबव। बाय डिफरेंस ये आपका क्या है, होमवर्क है, और आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना होगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि आपके किस तरह से प्रिपरेशन चल रही है। दैट वुड बी गुड। काफ़ी सिंपल सा ईजी क्वेश्चन है और आप इसका आंसर मुझे बहुत ईजिली दे सकते हो। तो आप यहाँ से चेकआउट कीजिए कि कौन सा आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट इज 14th, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट EPS अर्निंग पर शेयर, जब आप कैलकुलेट करते हो अर्निंग पर शेयर उसमें क्या करते हो आप, प्रॉफिट होता है आपके पास आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट देने के जो आपका टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वही तो आपका, उसी से ही आप अर्निंग पर शेयर करते हो, क्योंकि आपको जो प्रॉफिट बचता है उसी को ही तो आपको डिविडेंड एज ए डिविडेंड पे करोगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं अर्निंग पर शेयर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड डिवाइडेड बाय, जो प्रॉफिट बचेगा उसमें सबसे पहले किसको दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर को दिया जाएगा। फिर कहते हो किससे डिवाइड होगा, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर से, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर से, या नन ऑफ अबव। अगर इसका फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूले से आप इजीली बोल सकते हो कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। यहाँ पे देखिए, अर्निंग पर शेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट मेजर बिकॉज इंडिकेट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर किसी कंपनी के पास प्रॉफिट आएगा, रेवेन्यू आएगा, प्रॉफिट आएगा तो ही तो वो एज ए डिविडेंड पे कर सकता है। तो ये एक तरह से इंडिकेशन है किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो मतलब एक तरह से मेजरमेंट है, ये मतलब एक फैक्टर है जिसको मेजर कर सकते हो एज ए कि भाई ये प्रॉफिट में जा रही है कंपनी। द टर्म EPS इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर सबसे ज़्यादा उनको कहाँ लालच है, उनको अर्निंग पर शेयर से जितना उनको डिविडेंड मिलेगा उनको वहीं पर बेनिफिट है। एंड द पीपल हु डील इन स्टॉक, द हायर EPS मोर इन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। जितना EPS ज़्यादा है, अर्निंग पर शेयर ज़्यादा होगा, उतना ही माना जाता है कंपनी प्रॉफिट में चल रही है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रेफरेंस शेयर क्या करते हो आप, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करते हो। फॉर्मूला दे रखा है, नेट इनकम जो आपकी आती है उसमें से आप क्या कर देते हो, मतलब आफ्टर टैक्स। नेट इनकम मतलब है कि आफ्टर टैक्स देने के बाद प्रेफरेंस शेयर को आप डिविडेंड दे देते हो, उसके बाद नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग जितने भी इक्विटी के लिए बचेंगे उन नंबर ऑफ शेयर से आप डिवाइड करते हुए तो आपका क्या आ जाएगा, अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। 15th है, रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन सेल्स एंड चेंज इन EPS इज मेजर्ड बाय। एक ऐसा रिलेशनशिप जिसके अंदर सेल्स में और अर्निंग पर शेयर के अंदर रिलेशन मेजर किया जाता है, वो क्या होता है, फाइनेंशियल लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज, या नन ऑफ अबव। माय डियर फ्रेंड्स, जब आप बात करते हैं कंबाइंड लेवरेज की, कंबाइंड लेवरेज क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है आपके दोनों ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज का, दोनों का मिक्स। क्योंकि अगर मान ली कोई कंपनी है, कोई बिजनेस करती है, दोनों ही लेकर चलती है, दोनों कोई मतलब फाइनेंशियल लेवरेज बाहर से पैसा उठाती है और फिक्स्ड कॉस्ट भी लगाती है, क्योंकि वो क्या रहना चाहती है, प्रॉफिट में रहना चाहती है, एफिशिएंटली वर्क करना चाहती है, कॉम्बिनेशन लेके चलती है। तो कौन सा यूज़ करती है, कॉम्बाइंड लेवरेज। जब कंबाइंड लेवरेज की बात करते हैं, मैंने आपको बताया क्या होता है, फाइनेंशियल लेवरेज और ऑपरेटिंग लेवरेज का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है इसके अंदर। सो दैट हम जो ये रिलेशनशिप जो कंबाइंड लेवरेज है इसके अंदर सेल और अर्निंग पर शेयर के अंदर रिलेशनशिप मेजर किया जाता है। सेल, जैसे कि मैंने आपसे बताया, सेल करने के बाद आप क्या करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट को डिडक्ट कर देंगे और वहाँ से फिक्स्ड कॉस्ट कंट्रीब्यूशन से जो निकल के आएगा, फिर आप क्या देंगे, आप उसको इंटरेस्ट देंगे, टैक्स देंगे, देन उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है वो अर्निंग पर शेयर होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अर्निंग पर शेयर और सेल, अब दोनों का रिलेशन हो गया ना, सेल करोगे तो ही तो आप एक तरह से शेयर होल्डर को अर्निंग मिलेगी। तो अर्निंग पर शेयर में और सेल्स में जो रिलेशनशिप बताता है वो कंबाइंड
डिग्री ऑफ लेवरेज है वो बताता है। चलिए हम इसके देखते हैं कंबाइंड लेवरेज होता क्या है। व्हेन द कंपनी यूज बोथ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लेवरेज टू मैग्निफिकेशन ऑफ एनी चेंज इन सेल्स इनटू लार्ज रिलेटिव चेंज अर्निंग पर शेयर। कंपनी दोनों को यूज करती है, फाइनेंशियल लेवरेज को भी, ऑपरेटिंग लेवरेज को भी। कंबाइंड लेवरेज ऑल्सो कोल्ड एज कंपोजिट लेवरेज, इसको टोटल लेवरेज भी कह सकते हैं या कंपोजिट लेवरेज भी कह सकते हैं। कंबाइंड लेवरेज एक्सप्रेस करता है रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू इन द अकाउंट ऑफ द सेल एंड द टैक्सेबल इनकम, जो हमारी टैक्सेबल इनकम होगी उसको भी और सेल्स को, दोनों को, मतलब उनके बीच में रिलेशनशिप एक्सप्रेस करता है। और कंबाइंड होता क्या है, तो ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज का मल्टीप्लिकेशन होता है। माय डियर फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। डेली बेसिस पे हम आपके लिए वीडियोज़ लेके आते हैं और MCQs की प्रैक्टिस करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच। गुड लक, गुड बाय।